सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम अपना न्यू सबसेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स। सो एज़ यू नो हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो न्यू सबसेक्शन स्टार्ट किया था बायोकेमिस्ट्री, और जिसमें हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सारा इंट्रोडक्शन देखा था, तो उसी में से हमारे पास सबसे पहला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपल डेफिनेशन देखें तो वो है पोली यानी मैनी, ठीक है। हाइड्रो ऑक्सी, अब पोली मतलब एज यू नो दैट मैनी, और हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उसमें पॉली हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे। और दूसरी बात, एल्डिहाइड और कीटोन, यानी उसके साथ साथ, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर या तो एल्डिहाइड का ग्रुप होगा जो है C डबल बॉन्ड O और R एंड H, या तो उसके पास एल्डिहाइड का ग्रुप होगा या तो उसके पास कीटोन का ग्रुप होगा विच इज़ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R एंड कायल का। यहाँ पर मतलब RH के अलावा और सारे मॉलिक्यूल यानी कि और सारे मिथाइल ग्रुप सब आ सकते हैं सिवाय हाइड्रोजन के, ठीक है। तो वो पॉली हाइड्रोक्सी यानी कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसके साथ या तो एल्डिहाइड का ग्रुप अटैच होगा या तो कीटोन का ग्रुप अटैच होगा, लेकिन उसके साथ पॉली हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये ईजिली डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। दिस इज़ जस्ट अ समराइज्ड पॉइंट, ये एक छोटी सी 2 लफ्ज़ वाली डेफिनेशन है फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसके बाद है इसकी, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की लिटरल मीनिंग की बात करें, लिटरल मीनिंग यानी इस वर्ड जनरल वर्ड की मीनिंग क्या है। कार्बो यानी एज यू नो दैट कार्बन, और हाइड्रेट्स का मतलब क्या होगा। अब कार्बो यानी यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन, और हाइड्रेट्स यानी वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर एक कार्बन का मॉलिक्यूल होगा और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तब अगर किसी के अंदर भी आपको एक कार्बन का मॉलिक्यूल विथ हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिल जाए तो आप समझ जाना कि वो कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, इसका एक और नाम भी है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द सैकराइड्स। सैकराइड्स यानी सिंपल शुगर भी बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स को, ओके। और अभी हम इसकी जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें भी हम इसी नेम को यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक और पॉइंट है कि इसका जो जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का, फार्मूला वो है CnH2ON, यानी n नंबर ऑफ कार्बन्स और n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। या आप इसको एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक कार्बन के मॉलिक्यूल्स लाइक CN डीऑक्सीराइबोस एक्सेप्ट डीऑक्सीराइबोस, यानी कि यहाँ पर ये फॉर्मूला हर किसी के लिए इजीली एप्लीकेबल है एक्सेप्ट डीऑक्सीराइबोस, यानी डीऑक्सीराइबोस का जो मॉलिक्यूल होगा उसके लिए ये नॉन एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक डिफरेंस आ जाता है एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का, जो हम अभी डिस्कस भी करेंगे इसके फर्दर स्ट्रक्चर के साथ। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, N। अब यहाँ पर हम इसके रेशो की अगर बात करें तो कार्बन एज यू नो दैट कि वाटर के मॉलिक्यूल का रेशो क्या होता है 2:1, और कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है 1:1। अब अगर कार्बन और ऑक्सीजन के रेशो, ठीक है, अब अगर हम कार्बन और फुल वाटर के मॉलिक्यूल का रेशो देखें तो वो भी 1:1 ही होगा।
नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस कि हम यहाँ पर रेशोज़ को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इसमें से MCQs बनते हैं कि लाइक आपके पास वो कुछ भी दे देंगे, लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन पूछ लेंगे कि ना इनका रेशो बताएं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पर्टिकुलर क्या होता है, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। या वो आपसे कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो पूछ सकते हैं, या वो किसी भी मॉलिक्यूल की रेशो आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं, तो आप इजीली उसको आंसर तभी कर सकते हो जब आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से याद हों या आपने मेमोराइज़ की गई हों। तो अभी तक हमने डिस्कस किया इसके इंट्रोडक्शन को। लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे पास तीन, अच्छा सबसे पहले टर्म्स याद रखें। मोनो मीन्स मोनोमर्स यानी सिंगल मॉलिक्यूल या वन मॉलिक्यूल आप इसे बोल सकते हो, ओके। और एक और टर्म है हमारे पास लाइक ओलिगो एंड डाई। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं पॉलीमर्स। और भी बहुत सारी टर्म्स हैं। अब पॉलीमर्स यानी एज यू नो दैट के मैनी, तो और भी बहुत सारी लाइक ओलिगो हैं यानी कि 2 to 10, डाई यानी 2, ट्राई यानी 3। तो ये आपने टर्म्स छोटी छोटी याद रखनी है। अब इसी से रिलेटेड हम अभी क्लासिफिकेशन के लिए डिस्कस करते हैं। लाइक अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो देयर इज़ 3 मेन ब्रांचेस बोले आप, या 3 मेन पार्ट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट वन इज़ 1, 2 and 3. So first one is monosaccharide. मोनो यानी सिंगल, सैकराइड एज वी डिस्कस्ड के सैकराइड यानी शुगर, हमने अभी अभी डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद है ओलिगोसैकराइड। ओलिगो यानी फ्यू, ओनली फ्यू, लाइक 2 to 10 ओनली। और सैकराइड्स यानी सिंपल शुगर्स। उसके बाद हमारे पास लास्ट है पॉलीसैकराइड्स, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है, ओके। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी मोनोसैकराइड्स। मोनो यानी एज यू नो दैट सिंगल, और सैकराइड यानी शुगर। कंटेन 3 to 7 कार्बन्स इन कंपाउंड। अब मोनोसैकराइड्स वो होंगे जिसके अंदर 3 to 7 कार्बन मौजूद होंगे, यानी ट्रायोस टू हेप्टोस। हेप्ट यानी आपको पता है 7 और ट्राई यानी 3, तो उसके अंदर 3 to 7 कार्बन्स हो एक कंपाउंड के अंदर होंगे तो वो होगा मोनोसैकराइड। लाइक वी हैव अ ग्लूकोज विच इज़ 6 कार्बन्स, ठीक है। और मोनोसैकराइड के लिहाज से दूसरी है कि एट ऑल कार्बन एक्सेप्ट, एक मॉलिक्यूल अगर कोई भी मोनोसैकराइड है उसके हर कार्बन के साथ सिवाय एक कार्बन के एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा यानी OH ग्रुप सारे कार्बन्स के साथ अटैच होगा सिवाय एक कार्बन के। अब वो कार्बन क्यों एक कार्बन के सिवाय क्यों सबसे अटैच होगा, उसका भी रीज़न है हमारे पास। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ एल्डो और कीटोन ग्रुप, यानी कि जो मॉलिक्यूल के अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप जो मौजूद होगा उसके साथ जो कार्बन इंगेज्ड होगा वो कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच नहीं होगा। अब ये सारी बातें स्ट्रक्चर को देखने के बाद मज़ीद क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। अब ये एक कार्बन, अब यहाँ पे इसका रीज़न लिख देते हैं वाई इट इज़ नॉट अटैच विद द 1 कार्बन ओनली। तो इसका रीज़न क्या है, अभी अभी डिस्कस किया हमने कि इट इज़ अटैच विद द एल्डिहाइड और कीटोन। या तो ये एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अटैच होगा या तो कीटोन के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है। बाकी सारे, इसके अलावा बाकी सारे जो कार्बन है, अगर वो 5 कार्बन चेन है तो उसके अलावा 4 जो कार्बन है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होंगे और एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप के साथ इंगेज्ड होगा। इसके बाद अगर मोनोसैकराइड्स की बात की जाए तो इसकी जो हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं इनटू 2 मेन टाइप्स, एल्डो शुगर्स एंड कीटोन शुगर्स।
आप इसके नेम से रिजेंबल्स रख सकते हो कि लाइक एल्डो शुगर है तो यानी वो शुगर जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा, और कीटोन शुगर वो शुगर जिसके अंदर कीटोन ग्रुप अटैच होगा। नाउ व्हाट अबाउट द पीएमसी, वो हमें क्या बोलती है, वो आपसे इसके नेम्स पूछेगी कि लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एल्डो ग्रुप एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द कीटोन ग्रुप। तो आपने इसके नेम्स, इसकी एग्जांपल्स याद रखनी। आप जैसे कि वो कोई भी मॉलिक्यूल उठा के आपसे पूछ लेंगे ग्लूकोज जो है वो एल्डो शुगर है या कीटोन शुगर है, तो वो आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सम एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। अब वो एग्जांपल्स हैं, सबसे पहली है हमारे पास डाइहाइड्रोग्लाइसेल्डिहाइड and the second one is glucose ribose and deoxyribose। ये डीऑक्सीराइबोस आपको याद होगा कि एक्सेप्शन केस था हमारे पास, जिसके ऊपर हमारा जनरल फार्मूला एप्लीकेबल नहीं था। ये भी एक एल्डो शुगर है। अब कीटोन शुगर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स हैं लाइक डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन राइब्यूलोस एंड फ्रक्टोस, और हमारे पास है तो ये कीटोन शुगर्स हैं। अब ये आपने अच्छे से मेमोराइज़ करनी है, बिकॉज़ वैसे तो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं होता कि कोई मेमोराइज़ की जाए बात, लेकिन देयर इज़ सम टर्म्स विच वी हैव टू मेमोराइज़। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें उसे याद करना पड़ता है, रादर देन मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करती कि आप याद करो, ठीक है। आपने बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अब लाइक वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं, लाइक वी बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कीटोन शुगर, तो आपको 3 एल्डो शुगर दे देंगे और एक कीटोन शुगर दे देंगे, तो आप आंसर कर सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम की पॉइंट्स। अब सबसे पहले हमारे पास जो की पॉइंट है वो ये है आवर ब्लड। हमारा जो ब्लड है उसके अंदर जो ग्लूकोज की तादाद है कंटेंट्स 0.08% ग्लूकोज। अब आपसे ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि देयर आर हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द ग्लूकोज प्रेजेंट इन आवर ब्लड, तो आप आंसर कर सकते हो 0.08%। उसके बाद है आपके पास फॉर सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, अगर आपने 10 ग्राम ग्लूकोज प्रोड्यूस करना है या सिंथेसिस करना है तो आपको 717.6 के काल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी आपको इतनी एनर्जी की नीड होगी। अगर आप वो कौन सी एनर्जी, वो होगी आपके पास सोलर एनर्जी। अगर आप किसी भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल लाइक यू हैव टू प्रिपेयर अ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, देन यू विल रिक्वायर सोलर एनर्जी अबाउट 717.6 किलो कैलोरीज, ठीक है। अब इसके बाद ये थी हमारी कुछ की पॉइंट्स अबाउट द मोनोसेकेराइड्स। अब इसके बाद हमारे पास एक और की पॉइंट भी है जो है अबाउट द एबंडेंस, जो हमसे पूछा भी जाता है कि कौन सा मोनोसेकेराइड है जो मोस्टली एबंडेंट है। तो मोस्ट एबंडेंट मोनोसेकेराइड, ओनली मोनोसेकेराइड, मार्क माई वर्ड्स, ओनली मोनोसेकेराइड इज़ हेक्सोस विच इज़ ग्लूकोज। और ग्लूकोज किस में प्रेजेंट होगा आपको पता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द डेट्स यानी खजूरें, ग्रेप्स एंड फिग्स आपको पता है, इंजीर, तो ये उनमें मोस्टली मौजूद होता है कौन, ग्लूकोज। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर ना सब स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने से पहले आपके पास एक की पॉइंट अगर जनरेट की जाए, तो सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि देयर हाउ मेनी OH ग्रुप अटैच्ड विद द कार्बन इन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कि कितने कार्बन के जो एटम्स हैं
वो एक OH ग्रुप को कंटेन करते हैं, किसमें? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि कितने कार्बन जो है, अगर ग्लूकोज का वो रिंग स्ट्रक्चर है, अगर वो ग्लूकोज का एक रिंग स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स मौजूद होंगे? तो ये दो बेसिक मेरे क्वेश्चंस हैं, इसका हम आंसर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज 1 2 3 4 5, यानी कोई है एक 5 कार्बन चेन है, यानी कि इट इज अ पेंटोज। अब ये कौन सा पेंटोज है? राइबोज है, राइबोस है या डीऑक्सीराइबोस है? तो यहाँ पर आपको ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक एल्डो ग्रुप नजर आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये इसकी एक वैलेंसी तो कार्बन डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, एक वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन ने फिल की हुई है, एंड दिस इज द रेडिकल ग्रुप। सो दिस इज यानी कि ये एक राइबोस का कंपाउंड है, राइबोस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 4 कार्बन कंपाउंड्स के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, एक्सेप्ट 1। यहाँ पर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं है। वाई? क्योंकि इसकी दोनों वैलेंसीज जो है वो ऑक्सीजन ने फुलफिल की हुई है। यहाँ पर एक एल्डो ग्रुप मौजूद है, जो राइबोस है। अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन करे एग्जामिनेशन में कि बताएं राइबोस के अंदर जब वो चेन फॉर्म होती है तो कितने कार्बन एटम्स के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है? तो द बेस्ट रिस्पांस फॉर दिस इज 4 कार्बन इज अटैच्ड विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ मूव होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 6 सॉरी। तो यहाँ पर 6 कंपाउंड है, यानी कि ये एक हेक्सेस है। अब हेक्सेस कौन से हमारे पास? फ्रक्टोज भी है, ग्लूकोज भी है। तो ये कौन सा हेक्सो है? तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी, और दिस इज द रेडिकल ग्रुप, यानी कि ये भी एक एल्डो ग्रुप रखने वाला कंपाउंड है। दैट मीन्स दिस इज अ ग्लूकोज। एज वी डिस्कस अर्लियर कि ग्लूकोज के अंदर एल्डो ग्रुप मौजूद होता है। तो ये एक बताना चाह रहा है कि ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन आए तो बताएं हाउ मेनी कार्बन अटैच विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द ग्लूकोज चेन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन इज अटैच्ड with the हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो मैंने आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था कि कितने कार्बन अटैच होंगे, तो इसका हमें आंसर मिल चुका है विच इज 5। अब इन दोनों के हम रिंग स्ट्रक्चर की तरफ मूव होते हैं। सबसे पहले ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये है राइबोस का, और ये है हमारे पास ग्लूकोज का। तो यहाँ पर हमने दो मेनली रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है। सबसे पहला जो है हमारे पास वो राइबोस का है, नेक्स्ट नीचे वाला जो है वो हमारे पास ग्लूकोज का है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 कार्बन के साथ एक और कार्बन का एटम अटैच्ड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर यानी कि यहाँ पर एक कार्बन आउट ऑफ द रिंग है। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि राइबोस के रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कितने कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, तो बेसिकली इसका आंसर भी 4 होंगे, 4 कार्बन इन अ रिंग स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जो है वो 4 कार्बन के साथ अटैच्ड है। इसके बाद अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो दिस इज 1 2 3 4 5। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर जो उसका रिंग स्ट्रक्चर है उसमें भी 5 कार्बन मौजूद है। क्यों? क्योंकि एक जो है वो बाहर है कार्बन एटम। तो आपको मेरा दूसरा क्वेश्चन याद होगा कि कितने कार्बन एटम्स मौजूद है एक ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर के अंदर। तो बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन इज 5। तो अच्छा, अगर आपसे तीसरा क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि हाउ मेनी
total carbon present in a glucose molecule. So the best response for this question will be the 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? 6 कार्बन आर प्रेजेंट इन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. अब यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएशन का एक्सेप्शन का केस था, हमारे पास एक डीऑक्सीराइबोस, तो उसको डिस्कस करते हैं उसका स्ट्रक्चर. Now let's discuss about these 3 pentones. तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये तो है पेंटोज. ओके, डन. नाउ ये कौन सा पेंटोज है? अब इसके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एल्डो ग्रुप मौजूद है, ठीक है, बाकी सारा रेडिकल ग्रुप. तो ये हम इसको कंसीडर कर सकते हैं. दिस इज व्हाट एल्डो ग्रुप किस पेंटोज में मौजूद था, हमें बताइए. राइबोस में मौजूद था. अब इसके बाद हमारे पास है एक कंपाउंड, बट देयर इज एन एक्सेप्शन. यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम मिसिंग है. तो हमने पढ़ा था कि एक्सेप्शन केस किसमें आ रहा था? डीऑक्सीराइबोस में. ये अपने नेम से ही बता रहा है कि यहाँ पे डीऑक्सी यानी यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम एब्सेंट होगा. तो ये एक डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर है. इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर यहाँ पर ये एक आर ग्रुप हो गया और ये कायरल ग्रुप, और ये एक कीटोन. दिस इज फॉर्मिंग अ कीटोन. तो ये कीटोन हमें पता था कौन सा पेंटोज जो है वो कीटोन फॉर्म करता है. दिस इज एक्चुअली द राइबोलोज, जो कि एक पर्टिकुलर कीटोन फॉर्म करता है. फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह ही होता है, बस उसमें एक कार्बन इंक्रीमेंट हो जाती है. तो राइबोलोज. अब यहाँ पर एक्सेप्शन का केस हमारे पास आपको पता है कि डीऑक्सीराइबोस में क्यों आ रहा था? क्यों? क्योंकि वहां पर जो एक ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था वो मिसिंग है. दैट्स व्हाई देयर इज द एक्सेप्शन केस इन द डीऑक्सीराइबोस. अब यहाँ पर 3, 1, 2, दिस इज द थर्ड पेंटोज. इन तीनों पेंटोज शुगर में हमने अभी डिफरेंशिएट क्रिएट किया, और इस तरह से अगर अब आपको कोई भी स्ट्रक्चर उठाकर दे दे या कोई पर्टिकुलर आपसे लाइक की पॉइंट दे दे कि कौन सा वो पेंटोज है जिसके पास कीटोन ग्रुप मौजूद होता है, या कौन सा वो रेयर केस है जिसके पास जनरल फॉर्मूला नहीं होता, जो यहाँ तो फिर वो जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट के वर्क नहीं करता, या तो फिर वो आपसे कुछ इस तरह पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटोज कंटेन अ एल्डो ग्रुप इन इट. सो द बेस्ट रिस्पांस फॉर दिस विल बी द राइबोस. इसी तरह आप पर्टिकुलर डिफरेंट क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. नाउ लेट्स डिस्कस about the next classification of the carbohydrate, which is actually the oligosaccharide. So basically what is oligosaccharide? These are the carbohydrates which contain 2 to 10 monosaccharides which is attached via glycosidic linkage. So what is the glycosidic linkage? इसको हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे और इसको पर्टिकुलरली हम फॉर्म करके भी देखेंगे. तो ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं उनको आप ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हो कि दीस आर द मोनोसैकेराइड्स जिनके पास जो 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स रखते हैं, यानी कि इनके जो होंगे वो डाइसैकेराइड टू डीके सैकेराइड्स तक ये अपने स्ट्रक्चर में कंटेन करता है. कौन? ओलिगोसैकेराइड. तो इसके अब हमारे पास अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेस के बारे में डिस्कस करें तो हमारे पास सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो आती है वो आती है माल्टोज. माल्टोज ये कब बनता है? जब ग्लूकोज के साथ एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है. ठीक है. अब जो मोनोसैकेराइड्स है हमारे पास, एज यू नो दे आर स्वीटेस्ट द होल कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं हमारे पास सबसे ज्यादा मीठे होते हैं एज कम्पेयर टू द ओलिगो एंड द पॉलीसैकेराइड. व्हाई? क्योंकि ये यहाँ पर
जितनी ज्यादा चेन बढ़ती जाएगी उतनी उसमें से जो स्वीटनेस है वो रिड्यूस होती जाती है। तो आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर माल्टोस रिड्यूस होगा तो फिर वो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोनोसाइड प्रोड्यूस करेगा। अब एक चीज हमें याद रखनी है कि माल्टोस बेसिकली कंप्राइज किससे होता है, जब ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है। और दूसरा इनका हमें लिंकेज भी मालूम रखना है, यानी कि वो अल्फा 1 फोल्ड लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं। नाउ व्हाट इज द अल्फा 1 फोल्ड लिंकेज? अल्फा यानी कि वो अल्फा कार्बन के साथ 1 यानी उसके कार्बन नंबर 1 के साथ जो दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो उसके अल्फा कार्बन नंबर 4 के साथ लिंक्ड होगा। इसको भी हम इन टर्म्स पर डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है लैक्टोज। तो मैंने इसको एक रिदम के साथ एक मेमोराइज करने का रिदम है कि ग्लू एंड गैलेक लेक यानी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज यानी ग्लू कंप्राइज माल्टोज एंड ग्लू एंड गैलेक कंप्राइज अ पर्टिकुलर लैक्टोज। अब इनकी अगर हम लिंकेज के बारे में डिस्कस करें, इनकी जो लिंकेज होती है ना वो भी अल्फा 1 फोल्ड लिंकेज होती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है सक्रोज, जिसे हम कॉमनली शुगर कैन भी कहते हैं। तो ये किससे बनता है? जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फ्रक्टोज से कंबाइन होगा तब, बट लिंकेज यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर होगी लिंकेज अल्फा 1 टू लिंकेज। जब अल्फा 1 टू लिंकेज बनेगी तब इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के अंदर तब जाके हमारे पास सक्रोज मॉलिक्यूल ड्राइव होगा। अब अगर हम इसके कॉमन नेम के बारे में डिस्कस करें तो ऐसा, जैसा कि आपको पता होगा कि सक्रोज को हम शुगर कैन भी बोलते हैं। कॉमनली सक्रोज क्या होता है? एज अ शुगर कैन। और जो माल्टोज है हमारे पास उसे हम माल्ट शुगर भी कॉमनली जानते हैं, ठीक है। Now let's discuss about the bond formation या glycosidic formation between the carbohydrates या oligosaccharides। तो यहाँ पर सपोज करें कि this is the glucose molecule, but remember जिसका हाइड्रोजन इन केस वो above मौजूद है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये है हमारे पास एक अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। और जिसका हाइड्रोजन नीचे मौजूद है अटैच्ड है कार्बन के साथ, तो ये जो मॉलिक्यूल होगा हमारे पास वो होगा बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर भी अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पर भी अटैच्ड है OH ग्रुप, नीचे की साइड हाइड्रोजन ग्रुप। अब यहाँ पर होगा क्या? ये इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इसका जो H ग्रुप, ये दोनों कंप्राइज होंगे, यानी कि इन द केस हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और ये दोनों बॉन्ड कर लेंगे विया द ऑक्सीजन। और एज ए रिजल्ट आपको पता है जब ग्लूकोज कंबाइन होते हैं तो हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल आएगा? वो आएगा हमारे पास सक्रोज। तो ये थी हमारी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन द मोनोसेक्राइड। दो मोनोसेक्राइड के दरमियान जो बॉन्ड हमारा फॉर्म होता है वो बाय द रिलीजिंग ऑफ वाटर। यानी अगर आप इसका अगर हम इसको उल्टा करके देखें, अपोजिट देखें कि अगर हम सक्रोज के मॉलिक्यूल के अंदर इन केस वाटर की एडिशन करवाएंगे यानी इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो मे भी ये ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब हाई वाटर की भी वाटर बाहर आ रहा है, तभी यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जिसे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। तो ये तो थे ओलिगोसेक्राइड, यानी कि ये बेसिक मोनोमर्स के अंदर
कंप्राइज होकर एक पर्टिकुलर बॉन्ड बनाकर अपने ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। लेकिन इनके लिमिटेशन है, यानी कि ये सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स के अंदर, अगर 10 मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो उन्हें हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। अगर ओलिगोसैकेराइड्स के अगर 10 मॉलिक्यूल्स से अबव हो गए तो दे विल कॉल्ड द पॉलीसैकेराइड्स। So now let's discuss about the next important topic, that is polysaccharides. So as we discussed that poly means many and saccharide, it is the second name of the carbohydrates. So basically polysaccharides means those compounds are those molecules which is combined by single monosaccharide, or we can also say that several monosaccharides combine via glycosidic linkage. As you know, we have discussed about the glycosidic linkage in the oligosaccharides. वो linkage जो एक वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने से बने या एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दो मोनोसेक्राइड्स को कंबाइन करे, उसके बीच में जो लिंकेज बनती है उसे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। सो बेसिकली जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं हमारे पास वो सेवरल मोनोसेक्राइड्स, यानी कि मुख्तलिफ मोनोसेक्राइड सिंगल सेक्राइड जो होंगे सिंगल शुगर उसके वो कंबाइन होगी विया किसकी वजह से, एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की वजह से। तो वो जो मॉलिक्यूल्स आगे बनेंगे दैट इज पॉलीसेक्राइड। सो बेसिकली ये एक मेमोरी पॉइंट है कि आपने याद रखना है कि इट इज यूजुअली ब्रांच्ड, यानी इनमें से मोस्टली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे ब्रांच होते हैं, यानी एज वी डिस्कस लाइक सम मॉलिक्यूल्स आर इन द चेन शेप बट दीज आर द मॉलिक्यूल व्हिच इज इन द ब्रांच लाइक दिस। तो पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो हमारे पास ब्रांच शेप होते हैं, ठीक है। उनके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखनी है वो ये भी है कि दीज आर दी most important carbohydrates, or we can also say that it is the most abundant in nature, यानी कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो भी हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, वो भी नेचर में होते हैं, लेकिन मोस्टली जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं वो बेसिकली हमारे पास होते हैं पॉलीसेक्राइड्स। लाइक अब पॉलीसेक्राइड की कोई एग्जांपल्स हो, लाइक वी हैव सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। As we know that these are the starch and glycogen, these are the एनर्जी कंटेन कंपाउंड, यानी कि वो कंपाउंड एनर्जी स्टोरेज करते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि पॉलीसेक्राइड्स के अंदर जो सबसे एबंडेंट मॉलिक्यूल है वो हमारे पास सेल्यूलोज है, व्हिच इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल वॉल। तो ये हमारा पॉलीसेक्राइड्स का कुछ इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स। अब हमारे पास एमसीक्यूज जो आएंगे वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे कि लाइक वो कोई पॉलीसेक्राइड उठाकर दे देंगे और वो आपसे उसकी कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी तफसील फंक्शन वगैरह वो आपसे पूछ सकते हैं। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट अ टेबल अबाउट सम इम्पोर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स। एज वी डिस्कस कि हमारे पास एग्जांपल्स थी स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। तो यहाँ पर इन दिस कॉलम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फीचर्स, इन दिस कॉलम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टार्च, then glycogen, then cellulose. So first of all हमारे पास यहाँ पर है organisms, यानी कि किन किन organisms में basically present होता है purely। तो ये जो starch है हमारे पास it is present in the plants, और ये वहां पर plants के लिए एक storage of energy
का सोर्स है, ठीक है। और अगर ग्लाइकोजन की बात की जाए तो ये मोस्टली प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है फंजाई में भी, एंड आल्सो प्रेजेंट इन द एनिमल्स। और उसके बाद जो सेल्यूलोज की बात की जाए तो इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स एज वेल एज इन द एल्गी। क्यों एल्गी के भी सम जो फीचर्स होते हैं वो प्लांट्स को रिजेंबल करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन बेसिकली स्टार्च का, एज वी डिस्कस दैट इट इज यूज्ड एज द स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स। रिमेंबर दैट ये स्टोरेज ऑफ फूड है किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर। उसके बाद अगर हम ग्लाइकोजन की बात की जाए तो ये भी, इसका भी सेम ही फंक्शन है, स्टोरेज ऑफ फूड, बट इट इज स्टोरेज ऑफ फूड इन द प्रोकैरियोट, फंजाई एंड एनिमल्स, ठीक है। अब अगर सेल्यूलोज की बात की जाए तो वो इन दोनों से डिफरेंट है क्योंकि वो स्ट्रक्चर रोल कर रहा है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बात आती है कि एनिमल्स की, हर्बीवोर्स स्पेशली, वो एनिमल्स जो सेल्यूलोज को कंज्यूम करते हैं, लाइक सम एनिमल्स लाइक काउ, गोट, हॉर्स, वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, तो वो जो सेल्यूलोज कंज्यूम करते हैं, क्या वहां पर भी स्ट्रक्चर रोल है? नहीं, एक्चुअली यहाँ पर हम जस्ट प्लांट्स एंड अल्गाई का रोल डिस्कस कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एनिमल्स का रोल नहीं डिस्कस किया हुआ। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर सिर्फ इतना डिस्कस किया है कि प्लांट्स के अंदर एज अ स्ट्रक्चर रोल परफॉर्म कर रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। और अगर आप स्टार्च की ग्लाइकोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस करोगे, like hydrolysis is the process in which we add water to break the bond between the molecules. तो अगर आप स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस करोगे तो इन केस you will got the glucose molecule, और ग्लाइकोजन की अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तब भी आपको ग्लूकोज ही मिलेगा। अगर आप सेल्यूलोज की हाइड्रोलाइसिस करोगे तब भी आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी कि ये वाटर के अंदर कितने हद तक सॉल्युबल है। सो एज वी नो दैट स्टार्च हैव टू काइंड्स, टू पार्ट्स। सबसे पहले हमारे पास है अमाइलेज, उसके बाद अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलेज जो है हमारे पास वो सॉल्युबल है, बट there is a variation, वो soluble है only in the hot water, और ये insoluble है, ठीक है। तो ये MCQs भी आ सकता है आपके पास कि which of the following is soluble in the water या hot water, तो वो आपको कोई भी कार्बोहाइड्रेट उठाकर दे सकते हैं ऑप्शन में, लेकिन वहां पर अमाइलेज जरूर मौजूद होगा क्योंकि वही करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। इसके अलावा अगर हम ग्लाइकोजन की बात की जाए तो ग्लाइकोजन टोटली इनसॉल्युबल है, और सेल्यूलोज भी हमारे पास इनसॉल्युबल है, यानी these molecules are totally insoluble in the water, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कलर इन आयोडीन। अगर हम इन मॉलिक्यूल्स का आयोडीन टेस्ट करें then we will get blue color in the case of starch. अगर आप स्टार्च का आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आपको ब्लू कलर मिलेगा, और अगर आप ग्लाइकोजन का टेस्ट करेंगे तो आपको रेड कलर मिलेगा। बट देयर इज अ वेरिएशन इन द सेल्यूलोज, व्हाई? बिकॉज यहाँ पर कोई भी कलर नहीं मिलता, नो एनी डाइज, यहाँ पर आपको कोई डाई नहीं मिलेगा और कोई कलर नहीं मिलेगा जिसमें सेल्यूलोज के कंपाउंड में। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि यहाँ पर लिंकेज जो मौजूद है वो टोटल कितनी है। सो स्टार्च के अंदर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद होती है वो अगर इन केस अगर वो चेन शेप में है तो उसके पास होगी अल्फा 1 फॉर लिंकेज, किसमें? चेन शेप में, ठीक है। इन केस अगर वो ब्रांच में है तो यहाँ पर होगी अल्फा 1 6 लिंकेज,
ब्रांच में। ठीक है, तो ये जो रेयर केसेस हैं ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। लाइक वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं विच कलर गिव आफ्टर द आयोडीन टेस्ट ऑफ द स्टार्च या ग्लाइकोजन या सेल्यूलोज। तो आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद आपके पास वो लिंकेज का मोस्टली ये एक रेयर पॉइंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो आपसे लिंकेजेस का पूछेंगे कि विच लिंकेज इज प्रेजेंट इन द स्टार्च ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। एज वी डिस्कस दैट के लिंकेजेस क्या होती हैं, कि अल्फा 1,4 लिंकेज क्या है, लाइक वो किस एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है उसके अल्फा कार्बन के फर्स्ट के साथ जो दूसरा अल्फा कार्बन होगा उसके फोर्थ के साथ वो जाके अटैच्ड होगा, एज वी डिस्कस इन ओलिगोसैकेराइड्स। उसके बाद अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो वहां पर भी सेम ही है, यानी वहां पर भी अल्फा 1,4 लिंकेज होगी इन द चेन मॉलिक्यूल। इनकेस अगर वो ब्रांच है तो वहां पर अल्फा 1,6 मॉलिक्यूल होगी। But there is a rare case for the cellulose. How? It is the only molecule in whole the carbohydrates जिसके पास बीटा लिंकेजेस हैं। Now बीटा कौन सी लिंकेजेस? बीटा 1,4 लिंकेज, 1,4 लिंकेज। यहाँ पर कोई चेन, यहाँ पर कोई ब्रांच का अलग से पर्टिकुलरली नहीं डिस्कस किया हुआ हमारी बुक्स में। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया है कि सेल्यूलोज के अंदर बीटा 1,4 लिंकेज मौजूद होती है। सो दिस इज आल्सो द स्टार पॉइंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम इनके शेप्स को देखें तो जो स्टार्च है उससे जो अमाइलोज बेसिकली वो ब्रांच होता है। अमाइलोज लाइक it is attached with the molecule and it is in the branch shape like that, but इसकी ब्रांच जो होती है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। सॉरी, अमाइलोज नहीं, अमाइलोपेक्टिन वो ब्रांच होता है, और जो अमाइलोज होता है हमारे पास वो एक चेन शेप में होता है। That's why it is soluble in the hot water, only in hot water। ठीक है, तो जो ग्लाइकोजन है हमारे पास वो टोटली आपको एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच शेप में मिलेगा। This branch shape will be the most complex as you can imagine, like अभी यहाँ पर आप बना, ठीक है। अब अगर सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक द सेल वॉल है, हेक्सागोनल शेप and attached with the second hexagonal shape like that। ठीक है, it is a 6-corner ring which is combined to form the cellulose। तो इसी तरह से ब्रिक्स जो है आप बोले या इसी तरह के सेल्स जो है वो कंबाइन होते जाएंगे फर्दर और वो पर्टिकुलर एक सेल वॉल बनाते जाएंगे। तो ये था हमारे पास सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल। अगर हम सपोजिशन के लिए कोई भी फ्रूट उठा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं एप्पल। इट इज अ फ्रूट एज वी नो दैट, और हमें यह भी पता है कि फ्रूट्स के अंदर पॉलीसेकेराइड्स मौजूद होते हैं। तो अब अगर आपके पास एक पर्टिकुलर एप्पल ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले सपोज दिस इज एन एप्पल, ओके। ठीक है, तो इसकी जो ये कवरिंग है, इट इज मेड अप ऑफ अमाइलोपेक्टिन। दिस कवरिंग इज मेड अप ऑफ अमाइलोपेक्टिन, यानी किसी भी फ्रूट में जो उसकी जो आउटर कवरिंग होगी वो एक्चुअली बनी हुई होगी किससे? अमाइलोपेक्टिन से। इसके बाद जो इसका व्हाइट पार्ट होता है अंदर का, जो चंक व्हाइट चंक इसके अंदर वाला, विच इज एक्चुअली मेड अप ऑफ अमाइलेज। और at the end of the day, as we know,
कि इसकी जो सेल वॉल होगी वो किससे बनी हुई होगी, सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से। तो अमाइलेज की अगर बात की जाए तो मोस्टली जो होते हैं लोग वो ऊपर की अमाइलोपेक्टिन जो उसकी लेयर है कवरिंग उसको रिमूव करके खाते हैं, और रिमूव करके ही खानी चाहिए। वाई? बिकॉज जो हमारे जो सलाइवा में मौजूद है एंजाइम्स विच इज easily soluble for the amylase, not for only amylopectin. तो let's say actually some fruits में जो उसकी ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा विटामिन होते हैं, वो सारे उसके आउटर कवरिंग लेयर में मौजूद होते हैं। लेकिन सम फ्रूट्स के जो होते हैं वो आउटर लेयरिंग जो होती है वो इतनी हमारे जो बॉडी है, हमारे जो सलाइवा है या हमारे एंजाइम्स के लिए इजीली सॉल्युबल नहीं होती। तो हमारे जो सलाइवा में मौजूद है अमाइलोज जो हमारे पास एज एंजाइम है फॉर द सॉल्युबलिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके जो व्हाइट चंक है या इसका व्हाइट पार्ट बोलो, इस व्हाइट पार्ट में जो अमाइलेज मौजूद है इसे हमारी बॉडी इजीली डिसॉल्व कर सकती है, बट जो सेल्यूलोज मौजूद है वो हमारी बॉडी इतनी इजीली कंज्यूम नहीं करती। तो अगर आप इन फ्रूट्स का जूस निकालें तो जो जूस निकालने के बाद जो साइड में जो हमारे पास गार्बेज आ जाता है या वेस्ट आ जाता है तो वो बेसिकली हमारे पास सेल्यूलोज ही होता है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया अबाउट द पॉलीसेकेराइड, नाउ लेट्स कंपेयर दीज थ्री क्लासिफिकेशंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसके नेम के बारे में डिस्कस करना है। मोनोसेकेराइड्स को एज यू नो दैट मोनोसेकेराइड को हम सिंपल शुगर्स भी बोलते हैं बिकॉज देयर इज नो एनी मोर कॉम्प्लेक्सिटी इन देम, सिंपल शुगर्स, ठीक है। और ओलिगोसेकेराइड्स को हम कॉम्प्लेक्स शुगर भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर। एंड पॉलीसेकेराइड जो है हमारे पास इनको हम मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर भी बोलते हैं, मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम इसके टेस्ट की बात की जाए तो जो मोनोसेकेराइड हमारे पास मौजूद है दे आर मोर स्वीट, यानी सबसे ज्यादा मीठे जो हमारे पास मोर स्वीट विच इज मोनोसेकेराइड एक्चुअली। उसके बाद ओलिगोसेकेराइड जो है वो हमारे पास लेस स्वीट है, और जो पॉलीसेकेराइड है हमारे पास वो ऑलमोस्ट नो एनी स्वीटनेस इन दिस, या आप इसको टेस्टलेस भी बोल सकते हो, टेस्टलेस होता है। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं क्योंकि वो जितना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता जाएगा उतना ही वो अपनी स्वीटनेस वो खोता जाता है, ठीक है। तो अगर देयर इज द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि जो पॉलीसेकेराइड अगर वो टेस्टलेस होते हैं या उनके पास कोई शुगर नहीं होती तो जो फ्रूट्स हम कंज्यूम करते हैं वो हमें इतने स्वीट क्यों लगते हैं। एज यू नो दैट कि हमारे जो सलाइवा है जो माउथ में वहां पर एंजाइम मौजूद है विच इज अमाइलेज जो पॉलीसेकेराइड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स को डिसॉल्व करने के लिए वहां पर मौजूद है। तो इसीलिए जैसे ही कोई पॉलीसेकेराइड हम कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इनटू द सिंगल मोनोसेकेराइड में। तो इसी वजह से एज यू नो दैट मोनोसेकेराइड तो स्वीट होते हैं, तो हमारे पास जो टेस्ट हमें फील होता है वो उसका इसीलिए स्वीट फील होता है। और इसके बाद हमारे पास है सोल्युबिलिटी इन वाटर। तो जो हमारे पास मोनोसेकेराइड है these are the more soluble in water because there is no any glycosidic linkage present in these molecules. इसके बाद अगर हम ओलिगोसेकेराइड्स की बात की जाए तो these are less soluble, और पॉलीसेकेराइड को तो आपको पता है these are the insoluble, या आप इसको sparingly soluble भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे अभी भी डिस्कस किया जो अमाइलेज हमारे पास जो होता है पॉलीसेकेराइड जिसमें स्टार्च में वो हॉट वाटर में थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो सकता है। इसके बाद अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस की बात की जाए तो मोनोसेकेराइड की हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती, नो। व्हाई? उसकी हाइड्रोलाइसिस
हाइड्रोलाइसिस क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज देयर इज नो एनी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट इन द मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स के अंदर कोई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। अगर बॉन्ड ही प्रेजेंट नहीं होगा तो उसकी हाइड्रोलाइसिस कैसे होगी? और हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस आपको पता है कि वो किसी भी दो मोनोसेक्राइड्स या किसी भी लिंकेजेस को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज होता है। उसके बाद अगर हम ओलिगोसेक्राइड्स से बात की जाए तो यस, they can perform hydrolysis, but in the result they will give 2 to 10 monosaccharides only. 2 to 10, these are the remembering point. उसके बाद अगर हम polysaccharide की बात करें, yes, these are the this they can do hydrolysis and as a result they will give several monosaccharides. यानी कि there is a number of monosaccharides they can give. उसके बाद अगर हम इसके जनरल फॉर्मूला की बात की जाए तो मोनोसेक्राइड का जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास आपको पता है, these are the CnH2ON, यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और CH2ON। बट हमने यहाँ पर मोनोसेक्राइड में एक एक्सेप्शन का केस भी डिस्कस किया था, विच वाज द डीऑक्सीराइबोस, जिसका जनरल फॉर्मूला हमने देखा था C5H10O4। यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर में वेरिएशन आ रही थी, ठीक है, तो हमने डिस्कस भी कर लिया था। उसके बाद अगर हम ओलिगोसेक्राइड्स की बात की जाए तो उनका जो जनरल फॉर्मूला है उनमें बस थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस ये आता है कि n नंबर ऑफ कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल के n बट -1, ठीक है। तो यहाँ आप इसको और ऐसे भी लिख सकते हो, CnH2 -1 H2n -1 n -1, ठीक है, और राइट साइड में n। तो जो ओलिगोसेक्राइड्स का हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। अब ये बात एक यहाँ पर मेमोरी पॉइंट है कि these are very only for the disaccharides, not for the whole oligosaccharides. उसके बाद अगर हम पॉलीसेक्राइड्स की बात की जाए तो वो हमारे पास नॉट डिस्कस्ड, यानी कि वो आपके टेक्स्ट बुक में डिस्कस नहीं किया गया। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज फॉर्मिंग रिंग स्ट्रक्चर। कौन सा है जो रिंग स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली बना सकता है? अगर हम मोनोसेक्राइड्स के अंदर बात करें तो यस, दे कैन फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर। यस, हाउ? हमने डिस्कस किया था फ्यूरॉन और पायरोन को। पायरोन एक्चुअली 6 कार्बन रिंग, फ्यूरॉन इज अ 5 कार्बन रिंग। तो हमने ये डिस्कस किया था अपने मोनोसेक्राइड्स में। उसके बाद अगर ओलिगोसेक्राइड्स की बात की जाए सो दे कांट फॉर्म द रिंग स्ट्रक्चर, और पॉलीसेक्राइड भी रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास सेकेंड पॉइंट विच इज एक्चुअली अबाउट द क्लासिफिकेशन। तो जो मोनोसेक्राइड यानी जो सिंपल शुगर्स थे हमारे पास, उनको हमने क्लासिफिकेशन, उनकी जो क्लासिफिकेशन की है वो किस बेस पर की है? तो बेसिकली जो मोनोसेक्राइड्स है दे आर क्लासिफाइड ऑन द number of carbon present in it। तो नंबर ऑफ कार्बन, जो कार्बन एटम्स जो कितने भी प्रेजेंट होंगे, फॉर सपोज अगर 6 कार्बन है तो दे विल फॉर्म अ हेक्सोस, अगर 5 कार्बन है तो पेंटोस, 4 कार्बन है तो टेट्रा। तो इसी तरह से हमने उसको ऑन द नंबर ऑफ कार्बन हमने इसको क्लासिफाई किया गया है। अगर हम ओलिगोसेक्राइड्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो इसकी क्लासिफिकेशन की गई है विच इज ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसेक्राइड्स ऑन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड, यानी कि ओलिगोसेक्राइड्स अगर कोई फॉर्म कर रहा है तो वो उसके अंदर कितने मोनोसेक्राइड मौजूद हैं, और वो मोनोसेक्राइड्स की तादाद हमें कब पता चलती है? जब उसकी
हाइड्रोलाइसिस होती है। ठीक है, अगर हम पॉलीसेकेराइड्स की बात की जाए तो उसकी जो क्लासिफिकेशन की गई है विच इज ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्ट्रक्चर की बुनियाद पर कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरी बात, अगर हम उसकी बात करें कि उसके अंदर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद है, यानी वो ब्रांच है या अनब्रांच्ड है, और कितना स्वीट है कितना सोर है, तो ये उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात की गई है। उसके बाद अगर हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की बात करें तो इट इज द स्टार पॉइंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि वो नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग ही पूछते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड के अंदर जनरली सारे जो मोनोसेक्राइड हैं जनरली दे आर रिड्यूसिंग। ठीक है, अब ओलिगोसेक्राइड से पहले हम पॉलीसेक्राइड की बात करें तो ये जनरली नॉन रिड्यूसिंग है। अब यहाँ पर ओलिगोसेक्राइड में कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं, लाइक इनमें कुछ सम आर रिड्यूसिंग शुगर एंड सम आर नॉन रिड्यूसिंग, सम रिड्यूस। अब यहाँ पर आपने याद क्या रखना है कि कौन कौन से शुगर्स या कौन कौन से ओलिगोसेक्राइड्स हैं आपके पास जो रिड्यूसिंग है और कौन कौन से है जो नॉन रिड्यूसिंग है। तो अगर हम रिड्यूसिंग की बात करें तो हमारे पास दो आते हैं विच इज माल्ट एंड लैक्टोज। तो माल्टोज और जो लैक्टोज है वो दोनों हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है। इसके अलावा अगर नॉन रिड्यूसिंग की बात की जाए तो वो हमारे पास है सक्रोज। ठीक है, जिसे हम कैन शुगर भी बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सब इम्पोर्टेंट एग्जांपल। इसकी इम्पोर्टेंट एग्जांपल एज यू नो दैट के मोनोसेक्राइड की हमने डिस्कस की हुई थी सारी की सारी, ग्लूकोज विच इज एल्डो शुगर। उसके बाद हमने एल्डो शुगर में राइबोस को भी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद फ्रक्टोज विच इज कीटो शुगर, राइबुलोज, डीऑक्सीराइबोस, कितनी सारी हमने इम्पोर्टेंट फिगर्स इसकी ड्रॉ करी थी। इसके पायरोन रिंग्स बनाए थे, फ्यूरोन रिंग्स बनाए थे। इसके बाद अगर हम ओलिगोसेक्राइड में बात की जाए तो हमारे पास तीन इम्पोर्टेंट है एज यू नो दैट, माल्टोज, लैक्टोज एंड सक्रोज। अब यहाँ पर पॉलीसेक्राइड की अभी तक हमने कोई रियल एग्जांपल इतनी ज्यादा वो डिस्कस नहीं की थी। हमने सिर्फ तीन इसकी रियल एग्जांपल डिस्कस की थी विच वाज स्टार्च, और हमारे पास था सेल्यूलोज, और हमारे पास था ग्लाइकोजन। इसके अलावा भी हमारे पास इम्पोर्टेंट एग्जांपल है इसकी लाइक एगार, डेक्स्ट्रिन। तो एगार जो है हमारे पास, हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले एगार एंड डेक्स्ट्रिन। तो ये दो यूनिक नेम लग रहे होंगे क्योंकि अभी तक हमने इनके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन एक जनरल आइडिया होना चाहिए। तो जो एगार है हमारे पास वो ग्राम बैक्टीरिया के कल्चर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एगार जो हमारे पास। ठीक है, अगर हम डेक्स्ट्रिन की बात की जाए तो इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ आवर ब्लड। ये प्लाज्मा में मौजूद होता है ब्लड। ठीक है, तो ये दो यूनिक एग्जांपल्स थी पॉलीसेकेराइड की जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, होल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये जो सारे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो ये इम्पोर्टेंट प्लेयर्स ऑफ एनर्जी हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द, ये सारे के सारे जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मौजूद है दे आर द इम्पोर्टेंट प्लेयर्स ऑफ एनर्जी। तो एज यू नो दैट कि अगर लिपिड्स भी हमारे बॉडी में स्टोर हो रहे हैं, उन्हें भी हम अभी डिस्कस करेंगे,
तो अगर वो भी स्टोर हो रहा है, लेकिन वो फर्दर अगर वो यूज होंगे तो वो भी लेटर ऑन कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में ही हमारे पास यूटिलाइज होते हैं, हमारे पास स्टोर होते हैं। ठीक है, इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो फॉर सपोज यू हैव ईटन an apple which is actually containing a starch in it. तो सबसे पहले जब आपने एप्पल खाया है वो आपके जाएगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है। वहां पर जो एप्पल है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो ग्लूकोज में जब कन्वर्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली किसमें ट्रेवल करेगा, ब्लड में। अब ब्लड यहाँ पर जो ग्लूकोज कैरिड ब्लड है वो जाएगा बेसिकली फ्री वेज में, इन लिवर, स्केलेटन मसल सेल्स एंड जनरल सेल्स। वहां जब वो लिवर में जाएगा तो वहां पर वो स्टे करेगा फॉर ओनली 6 to 7 hours, और दे विल यूज एज अ जनरल बॉडी, यानी कि वो जनरल बॉडी जहां पर भी पूरी बॉडी में उसको नीड होनी है ग्लूकोज की, वहां पर वो लिवर उसको पहुंचा देगा। उसके बाद अगर स्केलेटल मसल सेल्स की बात की जाए तो वहां पर वो स्टे करता है फॉर 24 hours, और जनरल सेल्स यानी कि कोई भी आपकी बॉडी के जो भी जनरल सेल्स है वहां पर वो स्टे करेगा ऑल्सो 6 to 7 hours। तो यहाँ पर एक्सेप्शन का केस आ रहा है, वो कहाँ आ रहा है, स्केलेटल मसल सेल्स में, यानी कि वो वहां पर 24 hours के लिए स्टे कर रहा है। इसके बाद हमारे पास 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे पास दे प्ले structural role like glycolipid, glycoprotein, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड, ये कहाँ पर होते हैं हमारे, as you know that it is present in the cell membrane and glycoproteins also। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, it is synthesis different compounds of plant like amino acids, fatty acids etc, और कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स के अंदर, स्पेशली प्लांट्स के अंदर वो अमाइनो एसिड्स की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है और फैटी एसिड्स की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो यहाँ तक था हमारा सबसेक्शन कार्बोहाइड्रेट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सबसेक्शन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लिपिड्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।